नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो 2020 के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। आज हम आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का जो भी आपका 2020 में पेपर संपन्न हुआ है, पहले पेपर मार्च में हुआ था, बीच में कोरोना का पीरियड आ गया, अभी अक्टूबर में पेपर संपन्न करा गया। तो ये लेटेस्ट पेपर है एसएससी का, इसमें आपको 25 मैथ के क्वेश्चन कराएंगे। और अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन लेटेस्ट वाले पेपर में 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन को हल करेंगे। एक्स और वाई एक साथ मिलकर के किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि वाई अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता हो, तो एक्स अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना, आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय है। वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि आपने 25 मैथ के क्वेश्चन में से क्या 20 क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया है। जितना भी आपका स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की क्षमताओं को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्स और वाई जो हैं वो 15 दिन में किसी काम को करते हैं, वाई अकेले 40 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 120। 120 जो आएगा वो टोटल वर्क आएगा, ये हमने मान लिया। एक्स और वाई की क्षमता निकालेंगे, 120 में से 15 का भाग देंगे तो 15 8 120। एक्स और वाई की क्षमता मिलाकर के 8 आई, और वाई की क्षमता निकालेंगे 120 से 40 में भाग दीजिए तो 3 आ जाएगा। तो वाई की क्षमता 3 आई और एक्स और वाई की क्षमता 8 है, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो एक्स की क्षमता आ जाएगी। एक्स की क्षमता आ जाएगी 5। एक दिन में एक्स जो है 5 काम करता है और टोटल 120 काम है, तो 120 बटे 5 कर दीजिए। 120 बटे 5 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 24 दिन। तो एक्स जो है अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है और उनका गुणनफल आपको दिया गया है 50, तो उनके वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया, मान लिया हमने दो संख्या एक्स और वाई हैं, तो एक्स माइनस वाई बराबर आपको 43 दिया गया है। उनके बीच का अंतर 43 है और एक्स और वाई का मल्टीपल आपको दिया गया है 50। ये दो बातें आपको दी गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उनके वर्गों का योग आपको निकालना है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो आपको निकालना क्या है, उनके वर्गों का योग, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो 2xy को इस साइड भेज दीजिए। तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 43 है, तो 43 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और 2xy इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और xy की आपको वैल्यू मालूम है 50, तो 2 गुणे 50 कर दीजिए। और इधर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर, इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो 43 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1849 आ जाएगा। और 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। 1849 प्लस 100 करेंगे तो कितना बनेगा, 1949 बनेगा, जो कि आपके दूसरे ऑप्शन में लिख रखा है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक्स माइनस वाई का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, इससे आपको सारी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर जो है 200 रुपये है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला आपको मालूम है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दोनों का आप क्या करिए, ब्याज निकाल लीजिए और उसका अंतर कर दीजिए। अंतर आपको दे रखा है तो मूलधन आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे करना है, देखिए मूलधन हमने मान लिया x है। सबसे पहले हम 10 वर्षों को करते हैं, 10 वर्षों से 8 वर्षों को घटाएंगे तो अंतर आपका पॉजिटिव आएगा। और 10% वार्षिक ब्याज आपको दे रखी है, 100 कर लिया। और अंतर करना है ना, ब्याज का अंतर करना है, x तो मूलधन होगा ही होगा 8 वर्षों में, और 10 हमने मान लिया, r आपको दे रखा है बटे 100। और बराबर इसने कहा है कि इनका अंतर 200 है, तो 200 हमने कर लिया। अब आपको सिंपल सा एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम देखिए 100 भी आएगा और इधर 100x माइनस 80 तो घट करके आएगा 20x। 20x बराबर 200 के, और यहाँ पर से काट भी दीजिए, 20 से ये 10 बन जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 1000 के। और x हमने क्या माना था, x हमने मूलधन माना था, तो मूलधन आ जाएगा इसका 1000। सिंपल तरीके से लगा लेंगे, आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है,
4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2:3 बन जाए। इसके देखिए दो मेथड आपके होते हैं। पहला तो आप इसको ऑप्शन से चेक करने का प्रयास करिए, दोनों पद में एक एक जोड़ने का प्रयास करिए, 5 बनेगा 8 बनेगा। देखिए रेशियो 2:3 में नहीं बन रहा है, ठीक है। 4 3 7 बनेगा और 7 3 10 बनेगा, ये भी रेशियो 2:3 में नहीं बन रहा। और इसमें 4 जोड़िए दोनों पद में तो 8 बनेगा और 7 4 11 बनेगा, तो ये भी नहीं आपका बन रहा है। इसके बाद 2 जोड़ने का प्रयास करिए तो ये 6 बनेगा और 7 2 9 बनेगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूना 6 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर से लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। तो एक तो तरीका ये है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोनों पद में हम 1 से जोड़ लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए ऑप्शन से आपको इजी नहीं लग रहा है तो दोनों पद में आप 1 से जोड़ लीजिए और बराबर कर दीजिए 2/3 के। अब तिर्यक गुणा करके यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास, जैसे आप लगाना चाहते हैं इसे। 5वां क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर जो है 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है, 11वीं पारी में वो 77 रन बना रहा है जिससे उसका स्कोर जो है, औसत स्कोर जो है वो 3 रन बढ़ जाता है या 3 बढ़ जाता है। तो 11 3 33, मतलब कि उसने 33 रन जो हैं वो ज़्यादा बनाए हैं, तभी तो हर पारी में उसके 3 रन बढ़ गए। इसका मतलब कि 77 में से आप 33 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। मतलब कि हर पारी में उसने 44 रन बनाए थे, लेकिन इस पारी में उसने 33 रन ज़्यादा बना दिए। तो टोटल उसका औसत जो है वो 44 रन बन रहा था, लेकिन इसने 33 रन ज़्यादा बढ़ा दिए तो 3 ज़्यादा बढ़ गया। तो पहले 44 हो रहा था, अब कितना हो जाएगा, 44 3 47 उसका औसत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा, क्योंकि उसने 33 रन एक्स्ट्रा बढ़ाए ना, तो 44 + 3 आपको करना होगा, बन जाएगा 47। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83 को पूर्णतः याद कर देगी। ठीक है, आपके पास समय पर्याप्त रूप से है, आप वीडियो को रोक करके आसानी से समय जितना भी चाहें आप ले सकते हैं। मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप 7 की पावर 81 को कॉमन ले लिए तीनों पद में से, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर एक 7 एक्स्ट्रा बचेगा और यहाँ पर 2 7 एक्स्ट्रा बचेंगे, 7 की पावर 2 तो बन जाएगा 49। अंदर वालों सबको जोड़ लीजिए तो 49 1 50 7 57, तो 7 की पावर 81 मल्टीप्लाई 57, और 57 किसका होता है, तो 19 3 57 होता है। तो इन ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा पद है जो 19 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा हो, तो उसको आप चेक कर लेंगे तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो पहले ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, एक बचेगा 19 से करना 19, और 9 दूनी 18 3 21, तो ये 3 से भी कट रहा है और 19 से भी कट रहा है, इसलिए जो संख्या होगी 399 ये इससे पूर्णतः व्यर्थ होगी। और यहाँ पर आप चारों ऑप्शन मिला लेंगे, आपको कोई भी ऐसा पद नहीं मिलेगा जो 19 से भी कट जाए और 3 से भी व्यर्थ हो जाए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, पहला वाला। 7वां क्वेश्चन है, देखिए एक बार ग्राफ से क्वेश्चन आया है, 1992 में वर्षा हुई थी, तो उस कार से सड़क दुर्घटना हुई जिससे मौतें भी काफ़ी हुई। तो यहाँ पर दिया गया जून जुलाई अगस्त ये महीने आपको दिए गए हैं और इसमें बताया गया कितनी मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना कारण। तो ठीक है, अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा है 2 क्रमिक सप्ताहों के बीच में मौतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट किस समय हुई है। 4 ऑप्शन भी आप ले लीजिए, ये आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन को आप पढ़िए और बताइए कि कहाँ पर मौतों की संख्या में गिरावट सबसे अधिक हुई है। ठीक, गिरावट मतलब सबसे कम हो गई, पहले मौतें ज़्यादा हो रही थी फिर कम हो जाएंगी, तो उसे कहते हैं गिरावट जो है सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए जुलाई के प्रथम सप्ताह 7 जुलाई को देखिए, 7 जुलाई और 14 जुलाई के आसपास देखिए, पहले ये ग्राफ ऐसे जा रहा था फिर बिल्कुल से नीचे हो गया, तो यहाँ पर से ऑप्शन सही होगा तीसरा ऑप्शन। 7 जुलाई से 14 जुलाई के आसपास आप देखिए पहले 180 आंकड़ा जा रहा था फिर 145 हो गया, तो एकदम से गिरावट हुई मौतों की संख्या में, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 आपको दे रखा है तो साइन थीटा की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक फार्मूले को आप याद कीजिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक कोष्टक में लिख लीजिए और कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा। जैसा कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर आपको प्लस की वैल्यू दे रखी 2, तो प्लस की जगह में आप 2 रखेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकल कर आएगा 1/2। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे। देखिए इसकी माइनस में जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि फार्मूले में जो बनता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनता है। अब आप क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए। आपको साइन चाहिए, इसका मतलब आपको कॉसेक यहाँ पर रखना होगा। आप इसे जोड़ेंगे तो कॉट कॉट कट जाएगा या फिर घट जाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा बराबर 2 + 1/2 आएगा कितना, 2 दूनी 4 1 5/2 आ जाएगा। और आप कॉसेक थीटा जो आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन थीटा आ जाएगा 5/4 का उल्टा आ जाएगा 4/5। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला वाला ऑप्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को आप कई प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप दूसरे प्रकार को फॉलो करना चाहते हैं तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। मुझे ये सिंपल लगा तो मैंने आपको कराने का प्रयास किया। देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ का आपको अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना। ये ग्राफ आपके सामने है, ये कोई बिस्कुट कंपनी है इंडिया की, उसने क्वांटिटी जो है मतलब मात्रा आपको इस प्रकार से जो काले रंग से आपको दिख रहे हैं बार ग्राफ, वो आपकी क्वांटिटी है। और वैल्यू को क्या कर रखा है, वैल्यू जो है सफ़ेद कलर के जो बार ग्राफ है ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पर आप नीचे जो है ये लिखा हुआ है, तो किस वर्ष मूल्य प्रति टन न्यूनतम था। ठीक है, आपको निकालना है कि किस वर्ष जो है मूल्य जो है प्रति टन न्यूनतम था। इसके लिए यहाँ पर देखिए पहले वाले को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो 100 टन की है और 100 टन की वैल्यू कितनी है, 150 करोड़। आगे आपको करोड़ हर किसी में जोड़ना होगा क्योंकि ये लाख टन में है और ये आपकी करोड़ में है। तो 100 लाख टन और 150 करोड़ की है, तो यहाँ पर से आप निकालेंगे 1 लाख टन की वैल्यू तो आ जाएगी 1.5 करोड़। तो सबसे कम यहीं पर होगी। इसके बाद देखिए वैल्यू जो है बढ़ती चली जा रही, सफ़ेद वाले ग्राफ को देखिए आप, बढ़ती चली जा रही है। अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे 150/75 तो यहाँ पर 2 करोड़ आएगी। 1 लाख टन की वैल्यू 2 करोड़, यहाँ पर से 330/150 करेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू होगी। आपसे न्यूनतम पूछा है ना, तो 2005 में ही सबसे कम वैल्यू होगी किसकी, अगर आप प्रति टन की बात करेंगे तो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पिछला वाला बार ग्राफ फिर से आ गया। एसएससी ने इस बार जो पेपर बनाए हैं, मान लीजिए ये आपको बार ग्राफ दिया है तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे हैं। जैसे 10 नंबर में इसको पूछा, फिर जाकर के आपको नीचे ही मिल सकता है ये बार ग्राफ, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 1992 में जो बारिश हुई उसमें जो मृत्यु हुई थी, आपसे पूछ रहा है 2 क्रमिक सप्ताहों के बीच में मौतों की संख्या की सबसे अधिक वृद्धि कब हुई। मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि कब हुई, तो जून को देखिए 30 जून को आप देख रहे हैं 142 मौतें हुई, और एक बारगी आप देखेंगे जुलाई के 7 जुलाई को 180 पहुंच गया। तो यहाँ पर देखिए 30 जून और 7 जुलाई से 30 जून से 7 जुलाई के बीच में सबसे अधिक मौतें हो गई, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा। देखिए छोटा ग्राफ से बड़ा ग्राफ, पहले वाले क्वेश्चन ने पूछा था कि अधिक, आपसे इसमें अधिक पूछा है, उसमें न्यूनतम पूछा था, तो ये ग्राफ जो है जो नीचे गिरेगा उसको आप सही करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होकर चलना होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपये में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह इस प्लाट को कितने मूल्य पर बेचना चाहता था। देखिए 15% की हानि हुई है किस में, 2,55,000 में। तो सबसे पहले हम इस हानि को पूरा करते हैं और एक्चुअल वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो 15% की हानि हुई है, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू जो इसकी होगी 100/85। ठीक है, अभी मल्टीपल मत करिएगा। आगे देखते हैं 10% का लाभ कमाना है, तो 10% का लाभ तो 110 में इसे बेचना होगा, परसेंट है तो 100 आपको करना होगा। तो यहाँ पर से 100 से 100 कट जाएगा और इसको आपको सबको डिवाइड करना होगा। आप सिंप्लीफिकेशन आराम से कर सकते हैं। 2,55,000 मल्टीप्लाई 110/85 करेंगे, 5 से काटना स्टार्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3,30,000। बी वाला ऑप्शन जो है 10% अगर आपको लाभ कमाना है
तो 2,55,000 वाला प्लाट को आपको 3,30,000 में बेचना होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपको 20 दे रखा है, ए प्लस बी आपको 5 दे रखा है, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान आपको निकालना है। देखिए इसको आप जब निकालने जाएंगे इसका स्क्वायर करके फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तब इसकी वैल्यू आपको निकल कर आएगी। तो उसके लिए आपको ए बी की जरूरत पड़ेगी, ए बी की, ए मल्टीप्लाई बी की जरूरत पड़ेगी। और वो कैसे निकलेगा, वो इस फार्मूले से निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाइए। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इनटू में होता है ए प्लस बी। तो यहां पर से आप देखेंगे आपको ए क्यूब और बी क्यूब दे रखा है, ए प्लस बी भी दे रखा है, तो ए बी की वैल्यू यहां पर से निकल कर आएगी। आप रखना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब और इसकी वैल्यू 20 है और 3ab आ जाएगा और ए बी 5 है। तो ए बी की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 7। हल करिएगा, ए बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो एक हमको मालूम चल गया कि ए बी यहाँ से 7 हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ आप इसके स्क्वायर करिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25 आ गया। यहाँ पर से आपने 25 निकाल लिया। अब यहाँ पर से आपको ए बी की वैल्यू मालूम है 7 आई है, तो 7 दूनी 14 और 25 में से 14 घटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 11। आपको 4 की पावर पूछी है ना, तो फिर से एक बार आपको होल स्क्वायर करना होगा। एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम 121 बन जाएगा। अब आपको ए की पावर 4 और बी की पावर 4 मिलना स्टार्ट हो गया। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 121। ए बी की वैल्यू आपको मालूम है 7 आई है और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 49 बन जाएगा। 49 दूना 98, तो 121 में से 98 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो उत्तर यहाँ पर 23 आ जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है। जब आप एग्जाम में लगाएंगे आपको मालूम है इसका स्क्वायर करके फिर से एक भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप 23 लगाने का प्रयास करेंगे। सही ऑप्शन होगा इसका 23। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात आपको 5:1 दे रखा है। तो आयत की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, LB होता है। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है, बटे लंबाई का अनुपात आपको दे रखा है 5:1। तो यहाँ से L कट जाएगा तो B बराबर 5 आ जाएगा। मतलब चौड़ाई आपको 5 निकल कर चली आई। अगर एक तरफ की चौड़ाई 5 है तो दूसरी तरफ की 5 होगी, तो 5 दूना 10, 10 घट जाएगा, 50 में से 10 घट जाएगा, आ जाएगा 40 और 40 का आधा कर देंगे तो लंबाई इधर की 20 हो जाएगी, इधर की 20 हो जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर आयत की लंबाई होगी। आप इसे इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 5 निकल कर आया, 5 दूनी 10 हो गया, 40 आ गया, 40 का आधा कर देंगे तो 20 आ जाएगी लंबाई इसकी। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह इन सामानों को 35% की छूट पर बेचता है, तो उसका हानि परसेंटेज आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% एक्स्ट्रा अंकित करता है। मतलब 100 की चीज़ है तो 130 रुपये उसमें अंकित कर देता है, और 130 रुपये अंकित कर दिया और फिर वो 35% की छूट दे रहा है। तो अगर 35% की छूट दे रहा है तो 65/100 कर लीजिए, या तो 35% निकाल करके फिर आपको घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर लीजिए। तो यहाँ पर से आप देखेंगे ये आ जाएगा 84.5%, 84.5 आ जाएगा। मतलब 100 की चीज़ को वो 84.5 की बेच रहा है, तो कितना घाटा हुआ उसे घाटा होगा 15.5% का। इतना घाटा होगा भाई, 100 की चीज़ है और 84.5 रुपये में बेच रहा है, तो घाटा तो हो ही गया। अगर 100 से ज़्यादा होता तब तो उसे लाभ होता, लेकिन इतनी छूट उसने दे दिया था, घाटा उसे होना ही था। कितना होगा, 15.5% होगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा जाता है। वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है। देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बार आपको लगाना होगा। बिना हमारे आंसर के पहले एक बार आप लोग ट्राई कीजिए,
तब आप एनटीपीसी ग्रुप डी में जाकर के ये मैथ के सारे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं, जितना समय आपको लेना है आप ले सकते हैं। देखिए वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर कोई जीवा है, मान लीजिए हमने 24 सेंटीमीटर की जीवा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक लंब खींचेंगे। अगर आप लंब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का अगर खींचते हैं तो जीवा को बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो ये 12 हो जाएगी, इधर की 12 हो जाएगी, क्योंकि टोटल ये 24 थी, 20 से हमने लंब खींच दिया है। तो उसका व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास के लिए सबसे पहले हम त्रिज्या यहाँ पर से ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिज्या होती है, देख केंद्र से हमने इधर उधर कहीं भी खींची रेखा तो वो त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ऊपर की 12 है और ये वाली 5 है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं इसका उत्तर लग गया, तो इसको देख लीजिए 26 आ जाएगा। उत्तर कैसे आएगा इसको देखने के लिए आप सबसे पहले त्रिज्या निकालने का प्रयास करिए। ये 12 है और ये 5 है, तो 5, 12, 13 एक पाइथागोरम ट्रिपलेट होता है, तो ये 13 आ जाएगी। 13 क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, और त्रिज्या का डबल करेंगे तो व्यास आ जाएगा 13 दूनी 26। तो सही उत्तर इसका पहला वाला आ गया। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं। त्रिज्या निकालना है, उसके बाद उसका डबल कर देना है, तो इससे आपको व्यास मालूम चल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है cos 30 माइनस साइन 30 अपान साइन 60 प्लस कॉस 60 का वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें सबकी वैल्यू आपको ज्ञात होती है, तो सिंपल तरीके से रखना स्टार्ट कर दीजिए। cos 30 की इतनी वैल्यू होती है, मैं आपको रख करके सारी वैल्यू को हल करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भ्रम न रहे कि इसका उत्तर नहीं आएगा। इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल तरीके से आएगा। एलसीएम आप ले लेंगे, देखिए दोनों तरफ कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 - 1, नीचे आ जाएगा √3 + 1। तो भाई ऐसे तो उत्तर आ नहीं रहा है, इसका क्या करिए, इसके कंपोनेंट से माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दीजिए। माइनस से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो ऊपर तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a² - b² बनेगा। तो √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 और 2√3 बन जाएगा, और नीचे ये बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ये 3 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 बन जाएगा, और ऊपर बनेगा 4 - √2√3, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3। 2 - √3 कहाँ पर आए, इस ऑप्शन में। 2 ऊपर नीचे कट भी जाएगा। आराम से घर में बैठ करने का प्रयास करिएगा। देखिए कॉपी पेन का अवश्य इस्तेमाल करिए, हम आपको एक दिशा दिखा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर टोटल पूरी तरह सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें हम बाद में छोड़ देते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा और आपके लिए हितकारी नहीं है। आपको इस सारे के सारे जो है सिंप्लीफिकेशन आने चाहिए। हम आपको करने की दिशा बता रहे हैं, आपको इस दिशा की ओर जाना है, तो चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि sec² x - 3 sec x + 2 = 0 है, तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और x के लिए कंडीशन भी दे रखी है जो आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसका गुणनखंड करने का प्रयास करिए। sec² x, इसका देखिए मल्टीपल ऐसा करिए कि -3 बने और मल्टीपल करने पर 2 भी बने। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं 2 sec x - sec x, इसको आप ऐसे कर सकते हैं +2। यहाँ पर देखिए -3 बन रहा है और इन दोनों कोफिशिएंट का मल्टीपल करने पर 2 भी बन रहा है। तब यहाँ पर से आपको, यहाँ पर आप जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे आप 2 वैल्यू यहाँ पर से निकलेंगी। sec x कॉमन लेंगे तो एक आ जाएगा sec x - 2 और एक आ जाएगा यहाँ पर से sec x - 1 = 0। यहाँ पर से sec की 2 वैल्यू निकलेंगी, और आपको लेना कौन सा है कि x के मान ये वाले आपको डिसाइड करेंगे कि sec x - 2 आपको लेना है कि sec x - 1 लेना है। अगर आपने sec x - 1 लिया तो sec x = 1 आ जाएगा, और sec की वैल्यू 1 कब होती है, जब sec 0 होता है। तो sec 0 होगा तो x = 0 आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए। तो आप 0 तो ले नहीं सकते, 0 से बड़ा आपको लेना है, तो sec x - 1 आपको छोड़ना होगा। sec x - 2 आपको लेना होगा। sec x - 2 = 0, तो sec x = 2, और sec 2 की वैल्यू कब होती है, जब sec होता है 60 के, तो x बराबर यहाँ पर से 60 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको दे भी रखा है। कुछ लोग देखिए यहाँ पर सही भी कर देते हैं 0, लेकिन 0 आपके ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 0 तो
जीरो तो लेने के कहीं नहीं रहा ना, जीरो से बड़ा कह रहा है, 90 से छोटा कह रहा है, तो 60 जो है वो 90 से छोटा है। चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए आपको इसकी वैल्यू को हल करना है और x का मान आपको निकालना है, और x की कंडीशन है x की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी होनी चाहिए। एक द्विघात समीकरण बनेगा, दो वैल्यू निकलेंगी, एक 10 से बड़ी आएगी या फिर 10 आएगी, एक छोटी आएगी, तो आपको छोटी वाली ले लेनी है। तो करके आपको दिखाते हैं। 132 भागे 12 मल्टीप्लाई x माइनस 9 ऊपर बनेगा, और नीचे क्या बनेगा 25 माइनस 24 बनेगा, जो कि क्या बनेगा 25 माइनस 24, ऐसे लिख लेते हैं, बाद में इसको कर देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 बनेगा। तो आप इसको घटा लीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर इसके बाद में आपको इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, इसको इस साइड भेज देना है और इसको आपको इसी साइड रखना है। 12 मल्टीपल होकर के इस नीचे वाले पद में जाएगा। तो मैं आपको एक द्विघात समीकरण बना करके दिखाता हूं, जो आपका द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। हल करिएगा आसानी समय लेकर के। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी निकालना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपको करके चलना ही होगा। अब देखिए आपको ऐसा मल्टीपल करना है कि यहाँ पर 11 बने और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर 10 बने। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 10 से कन्नम 10। आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 11 भी बन गया, और 10 और माइनस 10 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी बनेगा। तो यहाँ पर से दो वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगा x माइनस 10 और एक निकलेगा यहाँ पर से x माइनस 1। तो आप लेंगे किसको, x बराबर एक 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है x जो है वो 10 से छोटा है, तो आप इसको नहीं लेंगे। 10 से छोटा में x बराबर 1 आएगा, तो आपको लेना होगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना ही होगा कौन सा आपको लेना है, कौन सा आपको छोड़ना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया बार ग्राफ जो है 6 राज्यों ABCDEF को गैर विद्युतकृत गांवों के परसेंटेज को दर्शाता है। जो गैर विद्युत गांव हैं उनके परसेंटेज को दर्शाता है। तो कितने राज्यों में अधिकतम 30% या उससे कम गैर विद्युतकृत गांव हैं, 30% या उससे कम, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। तो यहाँ पर देखिए 30 से कम है या तो 30 ही हैं, तो ऐसे कितने गांव हैं, ऐसे 3 गांव हैं। तो ऑप्शन को कौन सा सही करेंगे आप, लास्ट वाले ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से x से y स्थान पर जाता है। x से y स्थान पर ये 20 किलोमीटर पर घंटा से जाता है, और y से x में 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है। तो औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। आपने एक सिंपल तरीके से फार्मूला पढ़ा होगा। अगर आपको दो चालें दे रखी हैं, एक तरफ से जाने की एक तरफ से आने की, तो सिंपल सा फार्मूला होता है औसत चाल का 2xy अपान में x प्लस y। तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, x की जगह 20 रख दीजिए और फिर 25, और दोनों का जोड़ कितना होगा 45। तो यहाँ पर से अगर आप मल्टीपल करेंगे या भाग देंगे तो 200/9 बनेगा, और 200/9 कहाँ पर बनेगा, किस वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में। 200/9 को अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 4 है, x y 2 है, यहाँ पर सारी वैल्यू आपको दे रखी है। बाद में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का मान आपको निकालना है। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें सबको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर गलती क्या की गई है। और आंसर तो इसके हिसाब से सही दिया गया है, लेकिन प्रश्न ही आपसे गलत पूछा है। यहाँ पर जहाँ पर 3xy लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था 3xyz, ठीक है। यहाँ पर इसको इतना लिखना चाहिए था, तब जाकर के इसका उत्तर निकलेगा। और काफ़ी लंबा मेथड है, फिर भी आप देखने का प्रयास करिए। देखिए इसका फार्मूला जो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, और फिर इससे क्या आगे एक कोष्टक और लगा देंगे तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB BC और CA, ये फार्मूला होता है। तो 3xyz आप मान लीजिएगा यहाँ पर, तो इतनी वैल्यू आपको ज्ञात होनी चाहिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी तो आपको ज्ञात हो जाएगी,
एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है, वाई प्लस जेड दे रखा है और जेड प्लस एक्स, तीनों को जोड़ लेंगे तो 4 2 6 और 6 6 12, नहीं 5 4 9 और 9 6 15, तो 15 आ जाएगी। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15 आएगा ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7.5 आ जाएगा। तो यहां पर से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7.5, a प्लस बी प्लस सी मान लीजिए या फिर x प्लस वाई प्लस जेड मान लीजिए। हमने फार्मूले में a प्लस बी प्लस सी से आपको समझाने का प्रयास किया है, आप x प्लस वाई प्लस जेड मान लीजिएगा। तो यहां पर 7.5 जो वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी की आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका दोनों का स्क्वायर करना होगा, दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करिए, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे। जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर से निकलेगा कितना, 12 निकलेगा, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना निकलेगा, 19 निकलेगा, और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, 28। तीनों को जोड़ लीजिए, 28 12 50 60, 28 12 40 50 59 निकलेगा। देखिए अब इनको जोड़ेंगे इधर वालों को, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर 59 निकला है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा 29.5 के। यही आपसे निकालने का वहां पर एक ही वैल्यू बची थी, वो आप यहां पर से निकाल लेंगे। फिर आप a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 7.5 रख दीजिए, और इसके बाद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह में आप 29.5 रख दीजिए। इतना आपने रख दिया। इसके बाद ए बी था, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स रखना है। तो उसकी वैल्यू देखिए 2 3 और 4 आपको दे रखे हैं, सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और घटा दीजिए। तो यहां पर से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.5। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे अगर आप तो 153.75 आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा। मैंने आपको बताया वैसे ये प्रश्न गलत था, लेकिन फिर भी अगर इस प्रश्न को सही करके आपसे पूछता तो पहला वाला ऑप्शन निकलता, और मैंने इसका सारा मेथड आपको बता दिया। आपको इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड आपको निकालना पड़ेगा। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका होल स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल देंगे, आराम से फार्मूले में रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी पहले वाले ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हम काफ़ी टाइम लगाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके सामने उत्तर बिल्कुल से आ ही जाए। आपको देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। जो ए बी है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जब आप वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे तो आपके सामने एक फार्मूला मिलेगा। पहले इस लंबाई को लेना है, फिर इसकी पूरी लंबाई को लेकर के मल्टीपल कर देना है। पहले आप इस लंबाई को लेंगे, फिर पूरी लंबाई को मल्टीपल करके दोनों को बराबर कर दीजिए। देखिए 6 मल्टीपल में करिए, 11 6 17 टोटल लंबाई को, और इसके बाद 4 लीजिए और टोटल लंबाई 4 प्लस 1 हो जाएगी, दोनों बराबर होती हैं वृत्त और उनकी स्पर्श रेखाओं में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा तो 17 से 51 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 बनेगा अंदर और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आप घटाएंगे तो 43/2, x की वैल्यू हो जाएगी 43/2 जो कि 21.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दे रखी 3 और 8, तीसरी भुजा x है, तो सही विकल्प आपको चयन करना है। देखिए त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज की कंडीशन आपको मालूम है। मान लीजिए हमने एक ट्रिपलेट आपको दिखा रहे हैं 3 4 5, तो यहाँ 5 जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, और आपको नहीं मालूम है तीसरी जो भुजा है ये बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है, आपको नहीं मालूम है अभी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 4 3 7 छोटी भुजाओं का योग करेंगे, छोटी भुजाओं का योग जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। ये कंडीशन आपके दिमाग में होगी, तभी ये क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। तो हमने माना बड़ी भुजा जो है 8, तो 3 होगा, x होगा, बड़ी भुजा होगी 8। अगर ये बड़ी भुजा 8 होगी तो इन दोनों का योग जो है 8 से बड़ा होना चाहिए, और दोनों का योग 8 से बड़ा कब होगा, जब x जो है वो 5 से बड़ा होगा। अगर 5 से बड़ा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, x को 5 से बड़ा होना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन में x जो है वो 5 से बड़ा होगा। आप सी ऑप्शन की ओर जाइए। पहली कंडीशन में x जो है x से
5 से बड़ा होगा तभी ये 8 से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन में 3, 8 और x को हम सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं। अगर x को हम सबसे बड़ी भुजा मानेंगे तो इन दोनों का योग जो है x से बड़ा होना चाहिए, मतलब x को 8, 3, 11 से छोटा होना चाहिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसको बड़ा होना पड़ेगा और इसको छोटा होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन जब फॉलो करेंगी तब तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सचिन की आय जो है दिलीप की आय से 25% अधिक है। तो सचिन की आय जो है दिलीप की आय से 25% अधिक है। तो मान लीजिए दिलीप की 100 है तो सचिन की 125 होगी। दिलीप की आय सचिन की आय से कितना % कम है? तो 25 कम है। किससे कम है? सचिन से। ऐसे कर दीजिए 25 पंचे और 5 दूना, तो मतलब 20% कम है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन, ये त्रिभुज आपका ABC, ABC ये त्रिभुज है। BC के मध्य बिंदु M, ठीक है, M है। तो ABM आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ABM 18 आपको दे रखा है। तो ABC का टोटल का आपका क्षेत्रफल पूछा है। आपको मालूम है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, एंगल यहाँ पर बराबर है और बीच वाली रेखा बराबर है, तो दोनों समरूप होंगे। अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा, तो टोटल कितने का हो जाएगा? 36 के। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला ऑप्शन। तो हमने ये आपको लेटेस्ट वाला जो आपका SSC CHSL टायर 1 का अभी आपकी नवंबर में आंसर की आई है, तो यहाँ पर से हमने आपको पेपर कराने का प्रयास किया है। ये 25 क्वेश्चन हम आपको कराएं। अगर आप 20 तक पहुँच रहे हैं तो आपका बढ़िया प्रयास होगा। थोड़ा से अच्छा और प्रयास करेंगे तो 25 से 25 कर लेंगे। समय बहुत है अभी NTPC और ग्रुप डी के लिए। तभी आपका पहला पेपर होने वाला है, मिनिस्टर और आइसोलेटेड कैटेगरी वाला। इसके बाद आपका NTPC का पेपर होगा, तो समय आपके पास है, आप प्रैक्टिस करिए। हम आपको मैथ के कुछ और पेपर कराएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगेगा, आप इसे लाइक करेंगे और कितना स्कोर हुआ इसे आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर आपने गलत बताया है, यहाँ पर ऐसे से ऐसे होना चाहिए। वैसे हमने सही तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है और जो सबसे सिंपल मेथड है उससे ही आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार लाइक कीजिएगा, अपना स्कोर कार्ड बताइएगा। अगर आप लोग SSC CHSL का जो अभी पेपर हुआ लेटेस्ट वाला 2020 का, उसके और भी मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हम आपको रीजनिंग भी कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे मैथ भी कराने का प्रयास करेंगे। इससे आपके NTPC ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट वाली चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वही आपका रेलवे पूछने का प्रयास करेगा। दोनों की एजेंसियाँ सेम भी हो सकती हैं, तो पेपर बनाने का मेथड भी सेम हो सकता है। तो आपके लिए करना बहुत आवश्यक है। बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।